तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बच्चों क्लास 12th का हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आपको पता है बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, वो 2 मई है, ठीक है, 2 मई आपका 2022 को होने वाला है। तो जो 2 मई 2022 को आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, ये होने वाला है, ठीक है। और आज से हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि आपको हम डेली 1 या 2 जो है सो कि सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर या क्वेश्चन पेपर जो भी कह लीजिए आप, वो आपको देने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पेपर है ये हिंदी इलेक्टिव का पेपर है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो कोड है 002 है। ये जो पेपर होगा आपका, ये पेपर होगा आपका 2 घंटे का। आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर करने के लिए, ठीक है। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा और उसी प्रकार से अधिकतम अंक जो है इस पेपर का आपको 40 मिलेगा, यानी 40 नंबर का आपका टोटल ये पेपर आने वाला है। ये जो है सो कि बोर्ड एग्जाम का आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा, उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कि ये एक सैंपल पेपर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा, सीरीज लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो सेट नंबर होगा आपका, ठीक है। वैसे आपने टर्म 1 में दिया होगा तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। नोट करके ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है, ये देखिए, इसमें कुछ कुछ बातें लिखी हुई होती है, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा, ठीक है। जैसे 5वें पॉइंट में अगर मैं आपको पढ़ करके समझाऊं कि क्या बताया गया है, तो बोला गया है 5वें पॉइंट में कि इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। प्रश्न पत्र का वितरण जो है आपको 10:15 से किया जाएगा। ये बात आपका जो आपका डेट शीट आया है 12th का, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए। और आपको जो है सो कि प्रश्न पत्र जो है 10:30 से वैसे आपका पेपर स्टार्ट है, ठीक है। तो 10:15 पे ही आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। और 10:15 से लेकर के 10:30 यानी 10:30 तक आपको 15 मिनट इस पेपर को पढ़ने का समय दिया जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ बताया गया है कि छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे, ठीक है। या तो इस टाइम पे ये होगा कि आपको आंसर शीट दिया ही नहीं जाएगा, अगर आंसर शीट भी इस टाइम आपको दे दिया जाएगा तो ये बोला जाएगा कि इस टाइम पे आप आंसर शीट में लिख नहीं सकते, 10:30 से आपको लिखना होगा, आपको मतलब अपना एग्जाम शुरू करना होगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग अपना जो है सो कि सामान्य निर्देश देख लेते हैं इस पेपर का। कुछ बेसिक आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस बताई गई है। अगर सामान्य निर्देश अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक मेन आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर किस तरह का है, ठीक है, पैटर्न कैसा है, फॉर्मेट कैसा है। तो देखिए, सामान्य निर्देश में पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो निम्नलिखित निर्देश जो दिए गए हैं उनको सावधानी से आपको पढ़ना है और उनका पालन करना है। उसी प्रकार से बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है प्रश्न पत्र, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न मतलब थ्योरिकल पेपर होने वाला है, आपको लिख करके उत्तर देना है, एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर नहीं है ये, ठीक है। उसी प्रकार से बोला गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं, 9 क्वेश्चन होगा टोटल इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। और बताया गया है कि ये जो पेपर है आपका 2 खंडों में विभाजित है, यानी कि 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा इस पेपर के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से बताया गया है कि प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प भी दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं आपको ऑप्शंस या अथवा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। निर्देश के अनुसार जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उसके अनुसार आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब हम लोग चलते हैं सेक्शन ए पे और यहाँ से शुरू करते हैं हमारा पेपर। ध्यान से समझिए आपका पेपर किस तरह से आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं खंड क में। खंड क जो होने वाला है आपका कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन वाला होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है 5 नंबर के लिए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि 3 आपको शीर्षक, 3 टाइटल दे दिया है। 3 टाइटल में से किसी एक टाइटल पे आपको एक रचनात्मक लेख, काइंड ऑफ निबंध टाइप का आप इसको समझ सकते हैं, लिखना है 150 शब्दों में। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला आपका जो शीर्षक दिया गया है वो है आपका जब मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। दूसरा वाला जो टाइटल है, शीर्षक है कि कोहरे से ढकी हुई सड़क। तीसरा है आपका सूरज से गप्पे, ठीक है।
तो मैंने आपके लिए क्या किया है, एक टाइटल ले लिया है और उसी के आधार पे आपके लिए लिखने का प्रयास किया है। पहला है आपका मैंने जो लिया है आपके लिए दूसरा वाला, कोहरे से ढकी हुई सड़क। ठीक है, देखिए कोहरे से ढकी हुई सड़क, ध्यान से समझिए क्या होता है। कोहरा क्या होता है आपको पता है, ठंडी के टाइम में जब ठंड का महीना होता है नवंबर दिसंबर का, तो आपने देखा होगा कोहरा ही कोहरा होता है। इससे रिलेटेड एक मीम भी देखा होगा आपने कि ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में और कोहरा ही कोहरा। ठीक है, तो काफी फेमस है कोहरा। ठीक है, फिल्मों में भी आपने बहुत देखा होगा। तो यहाँ पर एक टाइटल ही दे दिया है, कोहरे से ढकी हुई सड़क, उस पे आपको एक लेख लिखना है अपने अनुसार। आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं उस बेसिस पे आपको एक लेख लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, ध्यान से समझिए इसको कि कोहरा जिसको हम लोग फॉग भी कहते हैं, प्राय ठंडी आर्द्र हवा में बनता है। यानी कि जो ठंडी हवा होती है, ठंडी का जब समय होता है उसके अंदर ही कोहरा बनता है। इसके अस्तित्व में आने की प्रक्रिया बादलों जैसी होती है। कोहरा जो होता है आपको बादलों जैसा ही देखने को मिलेगा। गर्म हवा की अपेक्षा ठंडी हवा जो है अधिक नमी लेने में सक्षम होती है। गर्म हवा जो होती है उसमें ज्यादा नमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। गर्म जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो आप चलेंगे तो उसमें नमी यानी कि ठंडक तो आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। जो ठंडी हवा होती है ना उसमें नमी देखने को मिलेगा। जैसे कूलर का हवा जो आता है उसमें कितना ठंडा ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि ठंडी हवा में वो पानी भी अपने साथ रखता है एक तरह से, इस तरह से समझिए। और यहाँ पर वही बातें बोला गया है कि वाष्पन के द्वारा यह नमी ग्रहण करती है। ठीक है, यानी वाष्प के फॉर्म में, जैसे हम लोग पानी उबालते हैं तो कैसे भाप बनता है, तो उसी टाइप से ये अपना जो नमी है वो ग्रहण करती है। ये वह बादल होते हैं जो भूमि के निकट बनता है। ये कोहरा इस तरह का बादल होता है ना कि जो जमीन के नजदीक रहता है, यानी कि एक बादल का वह भाग जो भूमि के ऊपर हवा में ठहरा हुआ होता है वो कोहरा नहीं होता। ठीक है, यानी कि ठहरा हुआ हो, कोहरा नहीं होता है। तो इसी तरह से कुछ बातें बताने का प्रयास किया है। बादल का वह भाग जो ऊपरी भूमि के संपर्क में आता है कोहरा कहलाता है। जो ऊपरी भूमि जो होती है ना उसके संपर्क में आता है वो कोहरा कहलाता है। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि कोहरा कई अन्य तरीकों से भी बनता है, लेकिन अधिकांश कोहरा जो होता है दो श्रेणियों में आता है। पहला है यहाँ पर एडवेकेशन फॉग। ठीक है, और दूसरा है आपका रेडिएशन फॉग। ये दो तरह का नाम बता दिया है। दोनों ही प्रकार में कोहरा जो है आम हवा से अधिक ठंडा महसूस होता है। ऐसे उसमें भरी हुई नमी के कणों के कारण होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें कोहरे के बारे में है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी कई सारी बातें बताई गई हैं कोहरे के बारे में। आप इसको पढ़ना चाहे तो इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोहरे के बारे में काफी सारी बातें। तो 150 शब्दों के अंदर मैं बता रहा हूँ ना आपको, 150 शब्दों के अंदर आपको ये कवर करना है। उसी प्रकार से अंतिम लाइनों में देखिए क्या बताने का प्रयास किया है कि धरती की ऊपरी परत ठंडी होने के साथ ही हवा भी ठंडी हो जाती है, जिस कारण कोहरा उपजता है। ठीक है, तो कोहरे के बारे में बता रहा है क्यों होता है ये। कोहरे कई पहाड़ी घाटियों में भी छाता है। ठीक है, पहाड़ी घाटियों में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कोहरा ही कोहरा होता है। जैसे अगर आप वैष्णो देवी वगैरह जाएं, जब मैं गया था तो वहां पर मुझे देखने को मिला था कि वैष्णो देवी वगैरह क्या है, पहाड़ी में है। ठीक है, तो वहां पर भी आपको कोहरा देखने को मिलेगा, गर्मी के टाइम पे भी देखने को। ठीक है, आगे यहाँ पर बता रहा है कि ऊपरी गर्म हवा जो है ठंडी हवा को जमीन के निकट रखती है। ऐसे कोहरे जो है प्रायः सुबह के समय होता है। सूरज निकलने के बाद ठंडी हवा होती है और ऊपर उठती है और इसके बाद जो है कोहरा छटना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सूरज आप देखेंगे निकलता जाता है तो कोहरा क्या होता है, हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ठंडी हवा गर्म हो जाती है और वो जो है सो कि ऊपर चली जाती है। गर्म हवा ऊपर जाती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना था आपको, एक रचनात्मक लेख जो है 150 शब्द में लिखना था। ठीक है, 150 शब्दों में आप अगर एक रचनात्मक लेख लिखेंगे तो आपको इजीली जो है सो कि 5 नंबर मिल जाएंगे। और ये काइंड ऑफ मैंने बताया ना एक निबंध टाइप का ही होता है। ये जो रचनात्मक लेख होता है ना आपका निबंध टाइप में ही होता है। तो अगर आपको ये 5 नंबर पूरे चाहिए तो कोशिश कीजिएगा 150 शब्द तो आपका कम से कम हो ही कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नीचे की ओर और चीजें देखते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे बच्चों थोड़ा सा, तो इसी के अंदर आपको इसी सेक्शन के अंदर दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पत्र वाला क्वेश्चन है आपका।
कौन सा क्वेश्चन है? पत्र वाला। इसमें आपसे लेटर पूछे जाएंगे और लेटर में भी 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लेटर भी 5 नंबर का आता है। पहला लेटर किस टाइप का होगा? देखिए यहाँ पर, आप जिस कॉलोनी मोहल्ले में रहते हैं वहाँ कोई सार्वजनिक उद्यान नहीं है, ठीक है, उसकी आवश्यकता तथा अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। या तो आप ये वाला पत्र कर लीजिए, या तो आपको एक और यहाँ पर जो है सो कि क्या है, अथवा दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप ये वाला कर सकते हैं तो ये वाला, अगर ये नहीं कर सकते तो ये वाला कर लीजिए, ठीक है। अब ये वाला देखिए कौन सा पत्र है कि आपके क्षेत्र में जो है सो कि स्थित एक औद्योगिक संस्थान का गंदा पानी आपके नगर की नदी को दूषित कर रहा है, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मुख्य अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराने हेतु 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है, ठीक है। यानी कि आपका जो क्षेत्र है जहां पर आप रहते हैं वहां पर क्या है, एक औद्योगिक संस्थान यानी एक फैक्ट्री समझ लीजिए, उसका गंदा पानी क्या कर रहा है, आपके यहाँ पर एक नदी है उसको दूषित कर रहा है, ठीक है। वो गंदा पानी नदी में मिल रहा है जिस कारण से नदी जो है दूषित हो रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एक पत्र लिखना है, किसको? प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मुख्य अधिकारी को, और इस समस्या से अवगत कराना है कि भाई ये चीज गलत हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जो शब्द सीमा दी गई है 120 शब्दों में आपको कम से कम ये जो पत्र है ये लिखना है, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने आपके लिए यही वाला पत्र जो है यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। नया जो फॉर्मेट आया है आपका उसके अनुसार आपको लिखना है प्रति, फिर लिखना है मुख्य अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण विभाग, राज निवास मार्ग, नई दिल्ली। विषय जो है जल प्रदूषण आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखना है महोदय, ठीक है। महोदय लिखने के बाद थोड़े नीचे आते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान जो है सीलमपुर क्षेत्र में स्थित औद्योगिक संस्थान द्वारा बहाए जा रहे गंदे पानी की ओर दिलाना चाहता हूँ। ये एक जस्ट फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यह गंदा पानी यमुना नदी में गिरता है और उसके जल को दूषित कर रहा है, यानी यमुना नदी जो है उसके जो पानी है उसको गंदा कर रहा है। इससे जो पेयजल की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। यानी जो पीने वाला पानी है ना उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। इस और स्थानीय निकायों का ध्यान कई बार आकर्षित कराया गया है, यानी स्थानीय तौर पे जो है लोग उनका ध्यान कई बार आकर्षित कराया गया है, पर उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती। देखिए इस तरह के अगर आप मुहावरे से, ठीक है, अगर आपने पत्र में चीजों को हाईलाइट करेंगे, समस्याओं को हाईलाइट करेंगे, तो ये जो मुहावरे होती है ना ये एक तरह का मुहावरा है, आप समझ लीजिए कि उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती, मतलब कि वो उनको हम बहुत बारी संपर्क करते हैं कि भाई ये चीज गलत हो रहा है, लेकिन वो इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है। तो जो चेकर होगा ना उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे कि यह गंदा पानी जो है जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस औद्योगिक संस्था जो है उसको गंदा पानी जो नदी है उसमें बहाने से रोका जाए और उसे जल शोधक संयंत्र लगाने को बाध्य किया जाए, ठीक है। मतलब कि मजबूर किया जाए कि वो जल शोधक संयंत्र लगाए, एक तरह से मशीन लगाए जो इस चीज को रोक सके, ठीक है। तो इस तरह से आपको बीच का कंटेंट लिखना है। फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आशा है कि आप इस समस्या की गंभीरता को समझेंगे और तदनुसार कदम उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं भवदीय रामस्वरूप शर्मा, संयोजक, जन चेतना मंच, शास्त्री पार्क, दिल्ली। डेट आप जो है सो यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है जो आप ही की सपोर्टिंग मटेरियल से मैंने उठाया है और इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको अपना पत्र लिखना है। तो आई होप कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा। तो ये क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर के लिए है। तो ये देखिए क्या पूछ रहा है कि कथानक में द्वंद्व का क्या स्थान है, ठीक है। जो कथानक है उसमें द्वंद्व का क्या स्थान है, तो उत्तर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। कथानक की बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का बहुत अधिक जो है सो कि महत्वपूर्ण कह सकते हैं। यानी जो कथानक है उसकी बुनियादी जो बेसिक चीजें हैं उसके अंदर द्वंद्व जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान है या बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप कह सकते हैं। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि के कारण पैदा होता है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा कहानी भी उतनी ही
सफलता से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए अभिव्यक्ति माध्यम वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से ध्यान में रख करके लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, इसी तीसरे क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आप ये वाला तीसरा क्वेश्चन का ऊपर वाला भाग नहीं कर सकते हैं तो आप नीचे वाला भाग कर सकते हैं, यानी नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको देखिए क्या पूछ रहा है कि कहानी के तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। जो कहानी होता है ना, जो स्टोरी होती है, उसके क्या तत्व होते हैं, ठीक है, तो उस पे आपको संक्षेप में प्रकाश डालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि कहानी के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए कथानक या कथा वस्तु, कहानी का कथानक किसी एक प्रसंग पर आधारित होता है। कोई एक प्रसंग होता है, उस चीज पे कहानी का जो कथानक होता है वो आधारित होता है। किसी एक घटना या पात्र की मनोस्थिति का चित्रण भी हो सकता है। जो कहानी होता है ना, कोई एक घटना का मनोचित्रण हो सकता है, इस तरह से मनोस्थिति का चित्रण हो सकता है। कहानी के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और चरमोत्कर्ष, यानी कि जो लास्ट होता है आप कह सकते हैं एंडिंग। तो पात्र जो होता है, ठीक है, चरित्र चित्रण हो सकता है। कहानी पात्र द्वारा कही जाती है, कहानी जो है पात्र द्वारा कही जाती है। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, केजीएफ आपने देखी होगी, ठीक है, तो उसमें एक स्टोरी टेलर होता है, यानी कहानी को बताने वाला होता है। तो कहानी पात्र द्वारा कही जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है कहानी जो है पात्र द्वारा कही जाती है। तो केजीएफ मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है, वो कहानी जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, तो वो कौन हो गया हमारा, वो ऑटोमेटिकली हमारा हो गया पात्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वो कौन हो गया हमारा, वो हो गया पात्र। तो आई होप कि आपको समझ में इतना आया होगा। आगे चलते हैं, आगे थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। आगे बताया गया है कहानी में पात्रों की संख्या जो है सीमित होती है। ठीक है, तो कहानी जो है उसमें पात्रों की संख्या जो है सीमित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमित ही होगी भाई, जाहिर सी बात है। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और देखने का प्रयास करते हैं नीचे। देखिए और क्या बताया गया है कि संवाद कहानी में जो है सो कि संवाद तथा विकास करते हैं। पात्रों के स्वभाव और पृष्ठ भूमि के अनुकूल लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग तत्वों की बात करेगा अब इसमें। उसके बाद बताया गया है देश काल वातावरण, हर घटना पात्र समस्या का अपने देश काल और स्थान होता है। यह कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसी ये कुछ कुछ बातें कर रहा है। उसी प्रकार से बोला गया भाषा शैली भी इंपॉर्टेंट है कि कहानी की भाषा जो होनी चाहिए वो बोल चाल की होनी चाहिए, जिससे कि आम से आम आदमी भी समझ सके। कहानीकार जो है अपनी रुचि परिवेश के अनुसार भाषा शैली का अनुसरण करता है। ठीक है, कहानीकार की बात कर रहा है कि जैसे उसकी रुचि रहती है उस हिसाब से वो अपना जो है सो कि अपने परिवेश के अनुसार भाषा शैली जो है वो रखता है। उसी प्रकार से जो कहानी होता है उसका एक उद्देश्य होता है कि कहानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, यानी कि उद्देश्य होना चाहिए। कहानीकार अपने कहानी के माध्यम से अपने विचार जो है संप्रेषित करता है और कहानी का एक उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन भी करना होता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि कहानी का एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे पाठकों का मनोरंजन करना या अन्य कोई बात। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तो आई होप कि थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, तीसरे का ही ख पार्ट, यानी कि क हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे ख। ठीक है, तो देखिए तीसरे के ख में क्या क्वेश्चन पूछा है कि पात्रों के संवाद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए कहानी में संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना संवाद के किसी भी पात्र की कल्पना नहीं की जा सकती है और संवाद कहानी के पात्रों को स्थापित करते हैं। ठीक है, पात्रों के संवाद लिखते समय इन बातों का ध्यान में रखना मतलब रखा जाना चाहिए। तो देखिए जो पात्र होते हैं ना, कहानी में संवादों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो भी संवाद होते हैं उनका एक अहम स्थान होता है कहानी के अंदर। बिना संवाद के किसी भी पात्र की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये कुछ कुछ बातें बता रहा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि पात्रों के संवाद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया है कि पात्रों के संवाद लिखते समय इन बातों का जो है सो कि ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब कुछ बातें बताए हैं उनको समझ लेते हैं। पहला है यहाँ पर देखिए
कि संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य अनुकूल होने चाहिए। उसी प्रकार से बोल रहा है कि संवाद जो है पात्रों के स्वभाव और उनकी पृष्ठभूमि के अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद बोला है कि संवाद उनके विश्वास व आदर्शों तथा स्थितियों के अनुरूप हो। उसके बाद बोल रहा है कि संवाद लिखते समय लेखक तो गायब हो जाता है और पात्र स्वयं संवाद बोलने लगते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि संवादों का अनावश्यक विस्तार अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें बोल रहा है कि पात्रों के संवाद लिखते समय किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसी प्रकार से इसी क्वेश्चन के अंदर जो तीसरे का ख है, उसी क्वेश्चन के अंदर एक अथवा देखने को मिलता है आपको कि अगर आप वो वाला ऊपर वाला नहीं कर सकते हैं तो आप जो है सो कि ये अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा में क्या क्वेश्चन पूछा है कि कहानी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कहानी क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। कहानी जो है गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक प्रसंग, किसी एक घटना या मनोस्थिति का वर्णन होता है। ठीक है, कहानी एक ऐसा चीज होता है ना जिसके अंदर जीवन की किसी एक प्रसंग या कोई घटना हो गई हो या कोई मन की स्थिति हो, उसका वर्णन होता है। जैसे आप बोलते हैं ना अपने दादाजी को कि दादाजी एक कहानी सुनाइए, तो दादाजी क्या करते हैं कि उनको जो कहानी आ रही होती है या उनके जीवन की कोई घटना होती है वो आपको सुनाते हैं, या आपके माता पिता कोई कहानी सुना रहे होते हैं तो ठीक है, या आपके दोस्त नहीं होते कि भाई मेरे साथ ये घटना हो गई थी, चलिए कहानी सुन ले मेरी, तो आप बोलते नहीं हक नहीं सुनना मेरे को। ठीक है, तो ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी मानव के जीवन में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ बताया गया है कि यह वर्णन अपने आप में पूर्ण होता है, अंततः किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा होता है जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, दो कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कहानी के बारे में बता रखा है कि कहानी होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। आई होप कि आपको तीसरा क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से कोई जैसे कि प्रश्न को उत्तर देने हैं और 50 शब्दों में आंसर देना है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पत्रकारीय लेखन की समाज में क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए कि अच्छे लेखन के लिए कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। जो अच्छा लेखन होता है ना, उसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि पत्रकारीय लेखन जो है उसकी समाज में क्या भूमिका होती है। यहाँ पर देखिए, पत्रकार जो होता है ना, वो पाठकों को सूचना देने, जागरूक करने और शिक्षित जो है कि बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व तो निभाते हैं पत्रकार। ठीक है, लोकतांत्रिक समाज में भी एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पत्रकारों की बात कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर बोल रहा है, अतः पत्रकारीय लेखन के जरिए असंख्य पाठक हर रोज सुबह देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, ठीक है, मुद्दों और विचारों से अवगत होते हैं। अच्छे लेखन के लिए जो है सो कि आपको बरती जाने वाली सावधानियां, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पत्रकारीय लेखन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रकार उसमें एक अहम रोल अदा करता है। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं ना, तो उसमें आप देखते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है अखबार। न केवल देश दुनिया की बातें आपको जानने को मिलती है, आपको आपके लोकल लेवल पे क्या हो रहा है वो भी जानने को मिलता है। जैसे अभी बुलडोजर वाला मामला बहुत चल रहा है, तो अगर आप अखबार पढ़ेंगे ना तो फ्रंट पेज पे आपको बुलडोजर का मामला देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि एक अच्छे लेखन के लिए, ठीक है, अच्छे लेखन के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, कि पत्रकार या लेखक को सदैव ये याद रखना चाहिए कि वह एक ऐसे विशाल समुदाय के लिए लिख रहे हैं जिसमें उच्च शिक्षित वर्ग भी है, कम शिक्षित वर्ग भी है तथा किसान, मजदूर भी शामिल है। ठीक है, ये सारे ही शामिल है। यानी कि ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे पत्रकार हो या फिर कोई लेखक हो, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो ऐसे लिए नहीं लिख रहा है कि जो मेरा लेख है वो केवल एक अच्छा पढ़ा लिखा ही बंदा पढ़ेगा। ठीक है, ये जो मेरा लिखा हुआ है ये कम पढ़ा लिखा बंदा भी पढ़ सकता है। तो जो मैं लिख रहा हूँ उसकी भाषा शैली इतनी सरल रखूं, अच्छी रखूं कि हर वर्ग का लोग उसको पढ़ सके, चाहे वो एक किसान मजदूर ही क्यों ना हो। दूसरे पॉइंट में वही बात बताया गया कि अतः सरल जैसे कि शब्द जो है आपके यहाँ पर क्या होने चाहिए, सरल होने चाहिए। ठीक है, और उसी प्रकार से और बातें बताया है यहाँ पर, एक बार देखते हैं। ठीक है, देखिए, अतः
शब्द है सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए, जो भी वाक्य वो लिखते हैं। पत्रकारिता लेखन में 6 ककारों का जवाब देने की कोशिश की जानी चाहिए। जो 6 ककार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पत्रकारीय लेखन की समाज में क्या भूमिका है लिख सकते हैं, और अच्छे लेखन के लिए क्या क्या सावधानियां वो मैंने आपको बता दिया। इसी क्वेश्चन के अंदर, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है, एक अथवा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये अथवा आपको देखने को मिला। ठीक है, अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन ये नहीं कर सकते हैं तो आप नीचे वाला ये क्वेश्चन करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति माध्यम से उठाए हुए क्वेश्चन है आपके सारे। ठीक है, ये सारे मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, पहले भी करवा रखे हैं। पहला क्वेश्चन मतलब इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो विशेष रिपोर्ट जो है हमारी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए विशेष रिपोर्ट कई प्रकार के होते हैं, इनमें जो है प्रमुख कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। पहला है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट क्या होता है, खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाओं और तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट जो होती है इसका इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो खोजी रिपोर्ट होता है ना, एक तरह से ऐसा रिपोर्ट होता है ना जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार वगैरह, करप्शन वगैरह को उजागर करने का प्रयास करते हैं। ये चीजें पहले से अवेलेबल नहीं होती है, और ये जो अनियमितताएं फैल रही है, यानी कानून को तोड़ा जा रहा है, ये गड़बड़ी चल रही है सिस्टम में। ठीक है, तो इन सबको उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगला आता है विशेष जो रिपोर्ट है उसके प्रकारों में, दूसरा आता है इन डेप्थ रिपोर्टिंग। ये क्या होता है, इस प्रकार की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है, और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे जो है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्टिंग, यानी नाम से ही पता चल रहा होगा, डेप्थ में जाकर के, एकदम डीप में जाकर के कोई रिपोर्टिंग करना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे शास्त्री जी थे, तो उनका जो मौत हुआ था, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो ताशकंद में हो गई थी। ठीक है, तो आज तक अगर आप देखेंगे ना तो शास्त्री जी के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, कि कैसे उनकी डेथ हुई, ज्यादा गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, लेकिन अभी एक द ताशकंद फाइल फिल्म आई थी, काफी हो गया, 1-2 साल हो गया होगा। ठीक है, उस फिल्म के माध्यम से काफी इन डेप्थ में जाकर के रिपोर्टिंग की गई है, और ये बताया गया है कि शास्त्री जी की मृत्यु आखिर क्यों हुई थी। ठीक है, बहुत डिटेल में जाकर के बताया गया है कि उनको जो है सो कोई जहर दे के मारा गया था। ठीक है, अगर आप वो फिल्म कभी आपको टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। तो उसको आप इन डेप्थ रिपोर्टिंग कह सकते हैं। कोई चीज आपको अवेलेबल हो, बहुत सारे फैक्ट्स अवेलेबल थे कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई कैसे हुई कैसे हुई, तो रिपोर्टर ने क्या किया कि सारी चीजों को एकदम डीपली स्टडी किया, देन आपको एक फाइनलाइज जो है कि रिजल्ट प्रोवाइड किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगला है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ये क्या होता है, इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों, जो फैक्ट्स होते हैं, और उनका विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। तो ये हो जाता है आपका विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं और हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो विवरणात्मक रिपोर्ट होता है हमारा, यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कोई भी घटना है, सपोज कर लीजिए, तो क्या करेंगे, कोई भी घटना का जो एकदम बारीक से छोटा 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 कह सकते हैं जो विवरण होता है ना, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है यहाँ पर। किसमें, ये आपका हो जाता है विवरणात्मक रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी का चौथे का बी यानी कि ख है क्वेश्चन। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से, और उल्टा पिरामिड शैली क्या है। मैंने आपको बताया था ना अभी समाचार यहाँ पर 6 ककारों के बारे में, ये अभी बताऊंगा। तो ये देखिए 6 ककार कौन कौन से होते हैं। WH फैमिली के बारे में आपने सुना होगा। किसी भी समाचार को लिखते हुए 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जानी चाहिए, कोई भी लेख अगर आप लिखते हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यही 6 ककार है। पहला है क्या, दूसरा है कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ये 6 ककार है टोटल। इनका जवाब देने की हमेशा प्रयास की जानी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे जो CDS थे विपिन रावत जी, उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना हो गया। ठीक है,
तो ये जब अखबार में लिखा जाएगा ये लेख, तो इसमें 6 बातों का ध्यान रखा जाएगा कि क्या हुआ था, कौन थे वो, कहाँ पे मृत्यु हुई उनकी, कैसे हुई, देख रहे हैं आप यहाँ पर कैसे हुई, ठीक है। इस तरह से ये 6 बातों का जब आप सवाल का जवाब देते हैं ना, तो जो पढ़ने वाला पाठक होता है आपका, उसमें इंटरेस्ट जगता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। उल्टा पिरामिड शैली यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज को पहले रखा जाता है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट न्यूज, और इस तरह से हमारा पूरा चीज चलता है। तो ये होता है हमारा उल्टा पिरामिड शैली। ज्यादातर न्यूज चैनलों में आपने देखा होगा यही चीज चलता है, अखबार में भी यही होता है कि फ्रंट पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट खबर को छापा जाता है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, इस तरह से चीजें छापी जाती है। तो देखिए उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। उल्टा पिरामिड शैली में जो समाचार होता है उसके सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद क्या होता है घटते हुए क्रम में अन्य तत्वों को लिखा जाता है, सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर में बिल्कुल शुरू में हो जाता है। जैसे कहानी में क्या होता है ना, कोई अगर आप फिल्म देख रहे हैं, जैसे केजीएफ देखा आपने, बार बार केजीएफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली केजीएफ देखी है, ठीक है। तो जैसे अगर आपने कोई मूवी देखी तो उसमें क्या होता है कि जो स्टोरी होता है ना, स्टार्ट शुरू होता है एकदम बिगनिंग से, और लास्ट में जाते जाते उसका क्लाइमेक्स होता है, लास्ट में आपको पता चलता है कि भाई एक्चुअली में ये स्टोरी है क्या। लेकिन जब आप उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन देखेंगे, चाहे समाचार पत्र हो या फिर न्यूज हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट को ना फर्स्ट में रखते हैं, ताकि जो ऑडियंस है ना वो एकदम जुड़ी हुई रहे वहां से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। इसी में आपको एक अथवा देखने को मिलेगा कि अगर आप वो वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते तो नीचे वाला कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अथवा वाले आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट बनेगा अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो अथवा में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। पत्रकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा होता है अंशकालिक, और तीसरा होता है फ्रीलांसर जो पत्रकार होता है वो। पूर्णकालिक पत्रकार कौन होता है, इसको समझिए पहले, ठीक है। जो पूर्णकालिक पत्रकार होता है ना, ये किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी पत्रकार, कर्मचारी कह लीजिए होता है। यह पूरे समय काम करता है, फुल टाइम की कोई जॉब करता है ये पत्रकार, ठीक है। और ये क्या करता है कि वहां से नियमित रूप से अपनी सैलरी लेता है और फुल टाइम वहीं पे लगा रहता है। ये हो गया आपका पूर्णकालिक पत्रकार। अगला आता है आपका अंशकालिक पत्रकार। ये क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। अंशकालिक जो पत्रकार होता है, ये अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए कि इतने टाइम तक मैं आपके लिए काम करूंगा और इस हिसाब से मेरी कुछ कंडीशन है तो मैं काम करूंगा। तो एक अंशकालिक पत्रकार हो गया। अगला होता है फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार, यानी कि आपने फ्रीलांसिंग के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है, वो बिल्कुल फ्रीडम होता है उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए जो है सो कि लिखता है, ठीक है। यानी कि कोई खास पत्रकार खास किसी अखबार में इसका योगदान नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए एक पत्रकार है मैं हूँ, तो मुझे अगर दैनिक जागरण से अच्छा ऑफर आया तो मैं दैनिक जागरण में चला जाऊंगा। अगर मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में अच्छा ऑप्शन आया तो वहां चला जाऊंगा। द हिंदू में अच्छा ऑप्शन आया कि भाई वो ज्यादा पैसा मेरे को पे कर रहे हैं तो वहां चला जाऊंगा। नव भारत टाइम्स में, एनबीटी में अच्छा ऑप्शन आया तो मैं एनबीटी में चला जाऊंगा। मैं फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपसे कोई पूछे, कह लीजिए कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, पत्रकार जो होते हैं आपके यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और 3 प्रकार कौन से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है सो कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम लोग सेक्शन ए खत्म हो गया, हम लोग आ गए सेक्शन बी में, यानी खंड ख में। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे आपके पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक जो है उसके आधार पर आएंगे। अंतरा और अंतराल जो 2 बुक है ना उसके आधार पर, ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, खंड ख का पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों जो पंक्तियां हैं उसमें निहित काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें काव्य सौंदर्य क्या है, उस
वो लिखना है आपको। पंक्तियां देखिए, भरत 100 गुनी सार करत अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन हो झावरे मनहु कमल हिम मारे। ठीक है, तो ये पंक्तियां दी गई हैं, इसके आधार पर आपको क्या लिखना है, इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। तो पहले इसका भाव सौंदर्य समझिए। भरत क्या कह रहे हैं, भरत द्वारा राम के अश्य की सौगुनी देखभाल करने की बात कहकर माता कौशल्या अपने मन की व्यथा और व्यंजित कर रही हैं। ठीक है, तो जो भरत द्वारा राम की अश्व सौगुनी का जो देखभाल है, इन सबको देखते हुए जो माता कौशल्या है वो अपनी मन की व्यथा को व्यंजित कर रही है। ठीक है, अगर इसी में मैं बात करूं तो जो रस यूज किया गया है वो रस है आपका वात्सल्य वियोग रस, और जो गुण है आपका वो माधुर्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नीचे चलिए, तो आपका जो शिल्प सौंदर्य है, यहाँ पर देखिए शिल्प सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेष अलंकार है आपका, सौगुनी सार में अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नीचे चलते हैं, अगला यहाँ पर देखिए ख में क्या पूछा गया है कि इसका आशय स्पष्ट करना है आपको। आशय क्या है, पहले पंक्तियों को पढ़िए कि प्रिय सो कहेहूं संदेशंडा ए भवरा ए कांग, सो धनी विरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। ठीक है, काफी आपको लगेगा, लेकिन इसका आशय आपको इस तरह से स्पष्ट करना है कि रानी जो है नागमती भवरा और काग के माध्यम से, भवरा यानी काग जो है सो कि ये बताया गया है अपनी उस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी विरह व्यथा जो है उसका हाल अपने प्रियतम रत्न सेन तक भिजवाना चाहती है। ठीक है, एक तरह से मैसेज भेजना चाहती है जो उनका जो रत्नसेन प्रियतम है उसके पास। तुम्हारे वियोग में तुम्हारी पत्नी विरहा अग्नि में जल मरी है, उसका धुआं हमको जो है सो कि लगा है, इसी कारण हम हमारा रंग जो है वो काला हो गया है। यानी कि तुमसे दूर रह कर ना हम जल उठे हैं और हमारा रंग जो है काला हो गया है। तो इस तरह से आप आशय स्पष्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं पांचवे का ग वाले में। इसमें बोला गया है विधापति के तीनों पदों का प्रतिपादन स्पष्ट करना है आपको। तो पहला पद है आपका, उसमें बोला गया है कि विरहनी के हृदय के उद्गार को प्रकट करते हुए कवि ने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। उसका हृदय प्रियतम ने हर लिया है और वह गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसा है। कवि ने उसके कार्तिक मास में आने की संभावना जो है वो प्रकट की है। पहला तो आप पद इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो बताया गया है दूसरे पद के अंदर कि प्रियतम अपनी सखी से कहती है कि मैं जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप निहारती रही हूँ, यानी कि जो मेरा प्रियतम रहा है, एक तरह से लवर रहा है, उसका रूप निहारती रही हूँ। अभी तक मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं, प्रियतम के मधुर बोल मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। अभी तक जो मेरे नेत्र है वो तृप्त नहीं हुए हैं, यानी कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं मैं, और जो मेरे कान है उसमें मेरा जो लवर है उसकी गूंज जो है वो अभी भी है। ठीक है, तीसरे पद में देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कवि ने विरहनी प्रियतमा का दुख भरा चित्र खींचा है। इस दुख के कारण नायिका यानी कि जो हीरोइन है उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती जा रही है, यानी आंसू बह रहे हैं, इसी कारण उसके नेत्र खुल भी नहीं पा रहे हैं। विरहनी नायिका जो हीरोइन है वो विरह में सन होती चली जा रही है। ठीक है ना, यानी कि क्षण क्षण जो है छिन्न होती चली जा रही है, एक तरह से दुख जो है बढ़ता चला जा रहा है और उसके आंसू रुक नहीं रहे, आंख भी उसके खुल नहीं रहे। तो इस तरह से आपको पांचवें क्वेश्चन का आंसर देना होगा। पांचवा जो क्वेश्चन होगा आपका, यहाँ पर आप देखते चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है 30 से 40 शब्दों के अंदर। और देखिए मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको, 30 से 40 शब्द मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी बताए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको 30 से 40 शब्द में बोला है, 30 से 40 शब्द में ही दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको 150 शब्द बोला है ना, तो 150 शब्दों में ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने शब्दों को मैनेज करेंगे, आपका जो टाइम है, टाइम आपका बचेगा। टाइम अगर आप बचा पाएंगे, क्योंकि आपका 2 घंटे का ही पेपर है। ठीक है,
2 घंटे के पेपर में आपको अपना 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितना आप अगर अपना टाइम बचाएंगे उस हिसाब से क्या होगा, आपका पेपर भी पूरा होता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। छठा क्वेश्चन में 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो पहला छठे का क जो है क्या पूछ रहा है, राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार जो है सो कि प्रकट करते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो राम के प्रति जो भरत है वो किस प्रकार से अपनी श्रद्धा भाव को स्पष्ट करते हैं। तो श्री राम से मिलते समय भरत का जो शरीर है पुलकित और उनके नेत्रों से प्रेम जल की धारा बहती निकलती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जब राम जी से मिलते हैं ना भरत जी, तो उनके जो शरीर है ना एक तरह से पुलकित हो जाता है और उनके नेत्रों से प्रेम जल की धारा बहती है, एक तरह से आंसू बहता है। ठीक है, ये अब बता रहा है कि राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार से प्रकट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोला गया है कि भरत जो है सो कि यहाँ पर देखिए श्री राम की महानता एवं विशाल हृदय का बखान करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावनाओं को प्रकट करते हैं। ठीक है, वह स्वयं को उनके दास बताते हैं और श्री राम के प्रति उनका जो है सो कि स्वरण समर्पित करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपका जो है सो कि दास हूँ और आपके लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। भरत अपने प्रति राम के अन्य अन्य प्रेम को याद करते हुए, ठीक है, अपने हृदय की भावुकताओं को मुखरित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। और राम वनवास जब जाते हैं ना, तो उनके प्रेम खोने को भरत अपना दुर्भाग्य समझकर चित्रकूट की सभा में अपनी आत्म ग्लानि और हीनता के भाव को प्रकट करते हैं। वे सारे घटनाक्रम के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं तथा अन्य सभी को इससे मुक्त वे कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि राम जब वनवास जाते हैं ना, तो बोलते हैं कि मेरी ही गलती है कि राम जी वनवास जा रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित थे। कौन? भरत, राम के भाई। इसी छठे क्वेश्चन में आपको एक अथवा देखने को मिलेगा कि अगर आप ऊपर वाला राम वाला नहीं कर सकते हैं तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है ख में, छठे के ख में, कि अघन मास की विशेषता बताते हुए विरहनी नागमती की व्यथा को अपने शब्दों में लिखना है। अघन मास क्या होता है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो अघन का महीना होता है ना, ये नवंबर का महीना होता है। कौन सा महीना होता है? नवंबर का। ठीक है, जो कि ठंडी वाला महीना होता है ना, ठंडी वाला महीना एकदम। नवंबर दिसंबर का तो महीना ही ठंडी वाला होता है। तो वही है, अगहन महीने जो है उसको ध्यान में रखते हुए और आपको विरहनी जो है नागमती की जो व्यथा है उसको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपने शब्दों में लिखते हैं, अगहन मास में ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया इस मास में दिन छोटे होने लगते हैं। जो दिन होते हैं ठंडी में आपको पता है छोटे होते हैं। और क्या होता है, इस महीनों में रातें बड़ी होती है। नागमती जो है ना, उसका अपने पति रत्नसेन जो है उसकी उसकी खोज में सिंहल द्वीप गया है। ठीक है, यानी कि बहुत परेशान है वो। नागमती का वियोग अगहन में और भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके हाथों में कोई जो है सॉरी, उसके साथ में कोई सखी नहीं होती है, अतः उसे रात अकेले जाकर बितानी पड़ती है। देखिए ठंडी के महीने में रात बड़ी हो जाती है और नागमती को अपने जो है सो कि रत्नसेन की जो है सो कि याद में रातें अकेली गुजारनी पड़ती है, कोई सखी सहेली भी नहीं है, तो उसके लिए वियोग और बढ़ जाता है, जो दुख तकलीफें और बढ़ जाता है। नागमती तिल तिल करके जल रही है। वह अपने पति विरह में जो पति है उसके विरह यानी कि उसके दुख में, उसके दूर होने में ऐसी जल रही है मानो दीपक में बाती जलती जा रही है और राख बनती जा रही है। यानी कि जो दिया जलता है ना, उसमें जो बत्ती होती है वो जलती जा रही है बिना तेल के और राख बन रही है। जो नागमती है अपने पति के वियोग में दूर रहने में इतना ज्यादा जल रही है। इस ऋतु में घर घर में स्त्रियों ने शीत के रंग बिखेरे हैं, वस्त्र पहन लिए हैं, लेकिन नागमती का साज श्रृंगार तो पति के साथ ही चला गया। यानी नागमती जो है उसका जो साज श्रृंगार था वो उसके पति के साथ ही चला गया, तो वो किसके लिए सजे सवरे। तो ये था आपका छठा क्वेश्चन पूरा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर देने हैं। कितने? 50 से 60 शब्दों के अंदर। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर होता है? दो तरह का विस्थापन होता है। कोई आदमी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो दो तरीके से जाता है, एक प्राकृतिक रूप से और एक औद्योगिकीकरण जो होता है, जब वहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बसने लग जाती है उसके कारण। तो ध्यान से समझिए, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। पहले तो अगर प्राकृतिक रूप से मान लीजिए मेरा घर उत्तराखंड में है, ठीक है, और मैं वहाँ रहता हूँ। अगर प्राकृतिक रूप से मुझे वहाँ से, जहाँ मेरा घर है, वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ा, तो क्यों जाऊँगा? या तो वहाँ भूकंप आया होगा, या तो वहाँ बाढ़ आ गई होगी, ठीक है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, बाद में मैं वापस आ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर औद्योगिकीकरण यानी जब जब वहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री बसने लग जाएगी, वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होने लग जाएगी, तो मेरे को परमानेंटली वो जगह छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ फैक्ट्री आ रहा है, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से अगर मैं कहीं से विस्थापित होता हूँ, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैं वापस आ सकता हूँ, ठीक है, ये नेचुरल है। लेकिन औद्योगिकीकरण यानी कि जब फैक्ट्री वहाँ स्टैब्लिश हो रही है, सेटअप हो रहा है, वहां पर अगर मेरे को विस्थापित होना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो ये काफी टफ हो जाता है। उन्हीं चीजों को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया हुआ है। देखिए, बाढ़ या भूकंप प्राकृतिक आपदाएं हैं। मैंने आपको बताया, प्रकृति के कारण जब लोग विस्थापित होते हैं, तब वह विस्थापन जो होता है अस्थायी होता है। आपदा के टलने के बाद लोग अपने घरों में लौट आते हैं। वहीं अगर पहले की तरह रहने लगते हैं, ठीक है, मैंने आपको इतना बता दिया था। अगर वही बात करें हम औद्योगिकीकरण के कारण अगर लोग विस्थापित होते हैं, तो वो सदा सदा के लिए अपने घर, अपने परिवेश से अलग हो जाते हैं, और उनकी जमीनों पर कोई औद्योगिक स्थापित हो जाता है, यानी कि उनकी जो जमीनें होती है उन पे कोई उद्योग जो है वो स्थापित हो जाता है। वे कभी भी अपने घर को नहीं लौट पाते, और औद्योगिकीकरण की आंधी जो है उन्हें घर और परिवेश जो है उनसे उजाड़ देती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 50 से 60 शब्दों में लिखना था, तो मैंने इतना लिख करके आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ ख में देखिए, 7वें का ही ख है कि चार हाथ लघु कथा जो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, इस कथन को प्रतिपादित कीजिए। तो चार हाथ कथा जो है लघु कथा, उसमें पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। क्या होता है कि पूंजीपति जो होते हैं, भांति भांति उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं, यानी पूरा तरह से उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, और अंततः उनकी जो अस्मिता जो है उसको समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, मजदूर जो है विरोध करने की स्थिति में नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई, ये समझिए थोड़ा सा। वह तो मिल के कल पुर्जे बन गए हैं, ठीक है, और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के विवश हैं। मजदूरों की लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, मैं बताने का प्रयास करता हूँ आपको। मजदूर लोग क्या है कि वो कम वेतन में भी काम करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए भाई पैसा, ठीक है, पैसा चाहिए। पैसा आएगा तो पैसे के बाद वो अपना खाना ले सकते हैं, वो अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं वो, भाई मेरे को 50% भी वेतन दे दो, मैं इतने में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए इनका क्या करते हैं, ये जो मजदूर लोगों का, ये जो पूंजीवादी या पूंजीपति लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं बच्चों इनका शोषण, ठीक है। क्या करते हैं? शोषण करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग, ठीक है। इसी का ग दिया हुआ है, तो ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि संभव जो है उसको दूसरा देवदास क्यों कहा जाता है। पारो और संभव वाली कहानी के आधार पर वही दूसरा देवदास आपने पढ़ा होगा। इसके औचित्यों पर टिप्पणी कीजिए। देखिए यहाँ पर आंसर बड़े ध्यान से समझिए। यह शीर्षक जो है प्रतीकात्मक है, क्योंकि सामान्यतः देवदास उसे कहा जाता है जो अपनी प्रेमिका के प्रेम में पागलपन की स्थिति तक जो है सो कि पहुंचता है। संभव को दूसरे देवदास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके दिल में अपनी पारो के लिए उसी प्रकार का प्रेम का अंकुरन हो जाता है, जैसे कि शतरंज शरत चंद्र द्वारा रचित उपन्यास देवदास में देवदास का पारो के लिए हुआ। शरत चंद्र के उपन्यास का पात्र देवदास भी अपनी पारो के प्रति इतना ही आसक्त
था जितना यह दूसरा देवदास संभव था। इस दूसरे देवदास के मन में भी अपने पारों के लिए और उससे मिलने के लिए उतना ही ललक था। ठीक है, हर की पौड़ी वाला हमने पढ़ा था, जितनी पहले देवदास में थी उसका अपना जो परिचय है देते हुए स्वयं को संभव देवदास बनाता है, सॉरी, बताना भी इसी और संकेत है। ठीक है, इस कहानी में क्या होता है, घटनाओं का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरन संभव और पारो के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों का गुफन ही उनके प्रेम के आधार को मजबूती प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि इसको दूसरा देवदास टाइटल इसीलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर जो है एक तरह से कह लीजिए लव जो होता है ना, लव, उस चीज का हम लोगों को पूरा तरीके से चीजें देखने को मिलती है कि कैसे संभव और पारो के बीच में जो एक प्रेम है उसका अनुभव हमें देखने को मिलता है। और सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि खैरात रामू छिंद ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिए। 2 नंबर का क्वेश्चन। तो क्यों दिखाई दिए, देखिए, जनता द्वारा आंखें बंद कर देने पर जनता तो कहीं नहीं रही, चारों ओर राजा ही राजा रहा, उसी का विकास होता चला गया, राजा का जीवन स्वयंवर बन गया। ठीक है, स्वर्गमय बन गया, जनता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। खैराती रामू और छिंद सामान्य जन के प्रतीक है। राजा ने हमेशा के लिए सत्ता पर कब्जा जमाए रखने के लिए आम जनता को बेवकूफ बनाते हुए बहुत चालाकी से काम लिया था। इसी प्रकार से यहाँ पर आंसर से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो राजा हमेशा राजा रहने के लिए ये सब करता है। आगे चलते हैं, इसी में आपको जो है सो कि एक अथवा देखने को मिलेगा 8वें क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, कि अगर आप ऊपर वाला नहीं कर सकते तो ये अथवा वाला कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी जो है सो कि ये किन्हें कहा गया है भाई, नए शरणार्थी के बारे में बताइए। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया है जिन्हें औद्योगिकीकरण के झंझावत ने अपने घर जमीन से उखाड़ कर हमेशा के लिए निवासित कर दिया है, यानी निकाल दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। प्रकृति जब लोगों को उजाड़ती है तो वह अरसे के लिए बाहर चले जाते हैं और आफत टल जाने के बाद वो वापस लौट जाते हैं, लेकिन जब औद्योगिकीकरण के कारण अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से परमानेंटली वहां से चले जाते हैं, उसके बाद वो कभी लौट करके नहीं आ पाते हैं, वे शरणार्थी बनकर रह जाते हैं। और क्या होता है, औद्योगिकीकरण ने आधुनिक भारत में ऐसे नए शरणार्थी बना दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको क्या है 30 से 40 शब्दों में आपको देने हैं। ठीक है, कितने में, 30 से 40 शब्दों में देने हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहला है क वाला क्वेश्चन कि बच्चे का जो है सो कि माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं होता है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कि बच्चे का माँ का जो दूध पीता है ना बच्चा, वो कोई दूध पीना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। बच्चे के लिए माता पिता अनेक कष्ट सहकर उन्हें पालते पोसते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, पर वृद्धावस्था में उन्हें अपेक्षित होना पड़ता है, यानी कि निराश होना पड़ता है एक तरह से। समाज के इस चरित्र को आप मतलब आप कितना उचित मानते हैं ये आपको बताना है। अपने उत्तर के पक्ष में आपको तर्क भी प्रस्तुत करना है, यानी कि फैक्ट के हिसाब से लिखना है। तर्कपूर्ण विचारों और उत्तर को लिखने के लिए उचित अंक दिए जाएंगे, यानी कि आपको जो है ना ये क्या करना है, अपने अनुसार यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपना जो दिमाग है उस दिमाग को दौड़ाइए और मस्त लिख दीजिए, आपको इजीली आंसर आपका पता चल जाएगा क्या आंसर होगा इसका। और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, टोटल 4 नंबर मिल जाएंगे। जहां पर भी ये बात लिखा हुआ मिल जाए आपको कि
कि आपको उचित अंक दिए जाएंगे अगर आप अपने हिसाब से लिख देते हैं तो आप इजीली वहां पर लिख दीजिए। और इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, थॉट बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये। 9वें के ही ख में चलते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि विस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है और इसमें लेखक ने विस्कोहर से जुड़ी किन स्मृतियों को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए क्या है, विस्कोहर की माटी पाठ जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक जो परिवेश है उसका वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं का वर्णन किया है। पूरी कथा के केंद्र में विस्कोहर यानी कि लेखक का जो गांव है ना उसको एक पात्र विश्वनाथ लेखक जो स्वयं है उसको रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलें तो इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन है ग वाला, 9वें का ग, कि लेखक की चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर किस प्रकार सार्वभौमिक हो गई है। जो लेखक है हमारा राइटर है उसकी जो चिंता है वो सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर के किस प्रकार सार्वभौमिक हो गई है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है ना कि हम अपने जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं कि कैसे भाई हम अपनी धरती को उजाड़े और ज्यादा से ज्यादा पैसा वैसा कमाएं और एकदम मतलब कह लीजिए कि किसी भी प्रकार से पैसा कमाना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए धरती को ही पूरा तरह से बर्बाद क्यों ना करना हो, अपने आप को ताकतवर करना है। आज देखिए मेरे कई सारे देश परमाणु परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान भी कर रहा है। ठीक है, करते भी है, कई सारे देश युद्ध अभ्यास करते हैं, कई सारे देशों में युद्ध भी हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, धरती को नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लोग गाड़ी पे गाड़ी खरीदे जा रहे हैं, पेट्रोल जलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीजों में लेखक अपना ध्यान मतलब सबका ध्यान दर्शाना चाहते हैं। लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर जो है खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बचा, जो मालवा है वो भी नहीं बचा है। वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने मिलकर मतलब जो गैस है ये मिल करके धरती का तापमान जो है 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। देखिए अभी करंट टाइम पे जो टेम्परेचर है वो क्या चल रहा है मैं आपको अभी बताता हूँ। जो मेरे कंप्यूटर में टेम्परेचर दिख रहा है वो 39 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर 3 डिग्री में अभी बढ़ा देता हूँ +3 डिग्री तो कितना हो जाएगा 30, 39, 40 और 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सोचिए अगर हर साल 3-3 डिग्री प्लस होता चला गया, एक टाइम पे ऐसा आएगा जब टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री। अब खाना जो बनता है ना मैं आपको बता दूं 100 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, तो आदमी का ना चिकन तंदूरी बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक ने काफी सारी बातें बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो 3 डिग्री सेल्सियस तो हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कई सारी बातें बताई गई हैं कि क्यों है यह गैसें सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो निकालते हैं ना हम लोग, इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। यह सबसे ज्यादा गैस जो है अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से निकलती है। जो विकसित देश है ना वही सब ये गैस ज्यादा निकालते हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं, अमेरिका इनको रोकने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है भाई मेरे को विकास करना है, सीधी सी बात है। आज हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, हमारे जो समुद्र है उनका पानी गर्म होता चला जा रहा है। धरती के ध्रुवों पर जमी जो बर्फ है वो पिघलती जा रही है। मौसमों का चक्र बिगड़ता जा रहा है। हमें गर्मी जो है सो कि मान लीजिए अगस्त में देखने को सॉरी सर्दी अगस्त में देखने को मिलती थी, सितंबर में देखने को मिलती थी, अब वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चल गया है, उसके आगे भी जाता जाएगा। तो जो चक्र है ना वो बदलता जा रहा है। कभी बारिश होनी होती है तो गर्मी रहता है, ठीक है, ठंडी आ जाता है। ठीक है, कभी बारिश नहीं होती है तो बेमौसम बरसात हो जाता है, जिससे क्या होता है फसलें बर्बाद हो जाती है। तो ये सारा किस कारण हो रहा है, ये धरती का टेम्परेचर बढ़ने के कारण। आधुनिक औद्योगिक जो है विकास ने, जो आधुनिक टाइम पे यानी अभी के टाइम पे लेटेस्ट औद्योगिक विकास, फैक्ट्रियों का ये सब विकास हो रहा है, उससे क्या हुआ है लोगों को अपनी जड़ जमीनों से अलग कर दिया है। ठीक है, नहीं यानी कि जो लोगों की जड़ जमीनें हैं उनसे अलग करते जा रहे हैं, उनको पूरी दुनिया को ही खराब करते जा रहे हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका पूरा का पूरा कह सकते हैं सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर या क्वेश्चन पेपर, कुछ भी कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो आपका मैं बता रहा हूँ ना, जो आपका दो
मई ना, 2 मई 2022 को जो पेपर होने वाला है ना, ठीक है, 2022 को, उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर, हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमारे द्वारा, ठीक है, यानी कि प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रश्न पत्र हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं, एक ये पहला है आज का। ऐसे ही ऐसे मैं कोशिश करूंगा 5 से 10 पेपर आपको कराने का प्रयास करूंगा। अगर आप इन 10 पेपरों को कर लेंगे ना, यकीन मानिए आपके ना 40 में से ना, मान लीजिए 40 नंबर भी कहीं नहीं गए, अगर आप ये 10 पेपर करके जाते हैं और प्रीवियसली आपने अच्छा खासा स्टडी किया है तो, ठीक है। अगर आपने प्रीवियसली अच्छा खासा स्टडी नहीं भी किया है ना, तो 40 में से मान लीजिए आपके 35 प्लस तो कहीं नहीं गए, क्योंकि हम इसमें जितने भी क्वेश्चंस है आपके पूरे सिलेबस में से सारा कवर करने का कोशिश करेंगे इस पेपर के अंदर। तो जितने भी हम हिंदी के पेपर करवा रहे हैं उनको जरूर करें। और बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बगल में आपको एक घंटी का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ऑल पे अगर आप क्लिक कर लेंगे तो जितनी भी हमारी वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाया करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।